एनडीटीवी राजस्थान देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शिवानी मिश्रा। बड़ी खबर 12 से आपको बता दें, अंता विधानसभा उपचुनाव को लेकर खबर है। बीजेपी प्रत्याशी मोरपाल सुमन आज पर्चा दाखिल करेंगे। दोपहर 12:30 बजे दाखिल करेंगे नामांकन। बीजेपी जिला अध्यक्ष सांसद दुष्यंत सिंह रहेंगे मौजूद। बीजेपी कार्यकर्ता बालाजी की बगीची अंता में होगी राम रैली। नामांकन के लिए यहां पर तमाम लोगों की मौजूदगी होगी। बीजेपी का शक्ति प्रदर्शन होगा। उपचुनाव के लिए 3 नामांकन पत्र और जमा हुए हैं। अब तक कुल 7 नामांकन दाखिल हो चुके हैं। अंता विधानसभा उपचुनाव को लेकर ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। आज मोरपाल सुमन नामांकन दाखिल करेंगे। बीजेपी कार्यकर्ता बालाजी की बगीची अंता में जमा होंगे और नामांकन रैली के जरिए बीजेपी का शक्ति प्रदर्शन देखने को मिलेगा। उपचुनाव के लिए 3 नामांकन पत्र और जमा हुए हैं और अब तक कुल 7 नामांकन दाखिल हो चुके हैं। बीजेपी प्रत्याशी का भी आज नामांकन दाखिल होगा। आपको बता दें कि इससे पहले कांग्रेस पार्टी और निर्दलीय प्रत्याशी नरेश मीणा ने नामांकन दाखिल कर लिया है। अब बारी बीजेपी की है और आज बीजेपी की ओर से शक्ति प्रदर्शन भी किया जाएगा। ये त्रिकोणीय मुकाबला अंता सीट पर अब देखने को मिलेगा। उपचुनाव के लिए अब तक कुल 7 नामांकन दाखिल हो चुके हैं। आपको बता दें कि बीजेपी प्रत्याशी मोरपाल सुमन आज पर्चा दाखिल करने वाले हैं। दोपहर 12:30 बजे नामांकन दाखिल करेंगे और नामांकन रैली में बड़ी संख्या में बीजेपी के कार्यकर्ता मौजूद रहेंगे। आपको बता दें शक्ति प्रदर्शन भी रैली के जरिए किया जाएगा बीजेपी की तरफ से। इस बार इस सीट पर त्रिकोणीय मुकाबला देखने को मिलेगा। आपको बता दें कि नरेश मीणा, प्रमोद जैन भाया और मोरपाल सुमन, इन तीनों के बीच कड़ी टक्कर है। ब्रिजेश हमारे सहयोगी इस खबर पर जानकारी देने के लिए लाइव जुड़ रहे हैं। ब्रिजेश, आज मोरपाल सुमन भी नामांकन दाखिल करने वाले हैं। बीजेपी की ओर से कैसी तैयारियां की जा रही हैं? जी बिल्कुल, मैं आपको बता देता हूं कि 12 जिले के अंता विधानसभा का उपचुनाव 11 नवंबर को होने जा रहा है। इसको लेकर बीजेपी ने कल अपने प्रत्याशी की घोषणा कर दी है। अब बीजेपी प्रत्याशी आज 12:30 बजे अपना नामांकन दाखिल करेंगे। हालांकि उनके साथ नामांकन के दौरान 12 झालावाड़ सांसद दुष्यंत सिंह, वो भाजपा जिला अध्यक्ष है, कई भाजपा के कार्यकर्ता रहेंगे। दूसरी ओर ये सभी लोग अंता के एक स्थान पर एकत्रित होंगे। वहां से ये एसडीएम कार्यालय पहुंचेंगे जहां पर अपना नामांकन दाखिल करेंगे। हालांकि इससे पूर्व कांग्रेस के जो प्रत्याशी है प्रमोद जैन भाया, वो 13 को और दोबारा से 15 अक्टूबर को नामांकन दाखिल कर चुके हैं। तो वहीं अब जो इस चुनाव में मैदान में उतरे हैं, तो वहीं अब तक लगभग 7 नामांकन दर्ज हो चुके हैं, जिसमें से एक कांग्रेस प्रत्याशी है और बाकी निर्दलीय और अन्य पार्टियों के शामिल है। अब आज भारतीय जनता पार्टी के जो उम्मीदवार है मोरपाल सुमन, वो अपना नामांकन दाखिल करेंगे। साथ ही मैं आपको बता देता हूं कि धीरे धीरे अब प्रत्याशियों के नामांकन की जो प्रक्रिया है वो जारी है। आगामी 2 दिनों तक दीपावली का अवकाश आएगा, उसके बाद नामांकन की प्रक्रिया का अवकाश रहेगा, तो नहीं कर पाएंगे आज और कल ये नामांकन अपना दाखिल कर सकते हैं। अब धीरे धीरे हालांकि इलाके में स्थिति भी साफ होती जा रही है कि जो मुकाबला होगा 11 नवंबर को, वो कांग्रेस और बीजेपी प्रत्याशी के मध्य होगा। क्योंकि जो मोरपाल है वो मोरपाल स्थानीय है और लोगों की लंबे समय से स्थानीय और जनरल की मांग चल रही थी। हालांकि जो स्वर्ण समाज का तो नहीं लाए, ओबीसी से भारतीय जनता पार्टी अपना प्रत्याशी लाई है, लेकिन दूसरी ओर ये स्थानीय और माली समाज से आते हैं। हम माली समाज का बाहुल्य और इनकी अच्छी छवि, साफ सुथरे के नेता रहे और शुरू से ये आरएसएस के और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता रहे। विगत लगभग 35 साल से इनका राजनीतिक कैरियर रहा है, जिसके चलते हुए इनकी भेंट भी अंता विधानसभा क्षेत्र में। तो अब जैसे जैसे स्थिति साफ हो रही है, इससे ये पता चलता जा रहा है कि आगामी समय में जो मुकाबला होगा कांग्रेस और बीजेपी प्रत्याशी के मध्य होगा। बिल्कुल। ब्रजेश, आपसे ये जानना चाहेंगे अब तक इस सीट पर कितने नामांकन दाखिल हो चुके हैं और किस तरीके की टक्कर इस बार नजर आ रही है प्रत्याशियों के बीच? जी बिल्कुल, अब तक लगभग 7 नामांकन दर्ज हो चुके हैं और इसी के साथ आज भारतीय जनता पार्टी के मोरपाल सुमन भी अपना नामांकन दर्ज करेंगे। लेकिन अब जो प्रत्याशी मैदान में आया, जो प्रत्याशी नामांकन कर रहे, इस हिसाब से अब स्थिति पूरी तरह से साफ होती नजर आ रही है। क्योंकि अभी तक ये सस्पेंस बना हुआ था कि भारतीय जनता पार्टी ने अपने प्रत्याशी की घोषणा नहीं की थी और इसी के चलते हुए जो अंता के निवासी थे, इस विधानसभा क्षेत्र के जो लोग थे, ये मांग लगातार उठा रहे थे कि इस बार स्वर्ण का ये प्रत्याशी हो और स्थानीय हो। क्योंकि विगत 20 सालों से पार्टी जो भारतीय जनता पार्टी और बाहर का प्रत्याशी लाती है और यहाँ की आम जनता पे थोपती जाती, लेकिन इस बार ये पुरजोर मांग रही थी कि स्थानीय प्रत्याशी को टिकट दिया जाए और यहीं का प्रत्याशी हो। अब इसी
के साथ जब स्थानीय प्रत्याशी है, हालांकि ओबीसी से तो आ रहे हैं, लेकिन स्थानीय प्रत्याशी और ये विधानसभा में अपनी पेड़ रखते हैं, तो इसके चलते हुए अब धीरे धीरे स्थिति भी साफ होती जा रही है, क्योंकि आने वाला मुकाबला अब कांग्रेस और बीजेपी के बीच ही कड़ा मुकाबला होगा। ठीक है। ब्रजेश, आप वहां जमीनी स्तर पर क्या देख पा रहे हैं, क्या मुद्दे हैं जिसको लेकर लोग अपने मताधिकार का इस्तेमाल करेंगे, और इस सीट के समीकरण को अगर समझने की कोशिश करें तो जरा बताइए कि क्या महत्वपूर्ण मुद्दे हैं इस बार? देखिए, मैंने एक तो मुद्दा ये था ही कि जो बाहरी प्रत्याशिता आता था और चला जाता था भारतीय जनता पार्टी की ओर से। दूसरा मुद्दा लगातार यहाँ से जो विधायक रहे उन पर कई तरह के मुकदमे भी दर्ज रहे, चाहे वो कांग्रेस के विधायक रहे हो या भारतीय जनता पार्टी के विधायक रहे हो, लेकिन उन पे लगातार जो कानून अपराधी मामले हैं, इसके चलते हुए कंवरलाल को जेल भेजा गया है और कंवरलाल अभी जेल में, और इसी के चलते हुए ये सीट खाली हुई थी। लेकिन अब जो मुद्दे हैं तो विकास के मुद्दे हैं, और इस क्षेत्र में विकास की दरकार है। लोगों का कहना है कि जो मुख्यालय है अंता विधानसभा क्षेत्र का, वहां पर आज भी बस स्टैंड की दरकार है, साथ ही लोगों को शुद्ध पेयजल नहीं मिल पा रहा है। ये मेन मुद्दे माने जा सकते हैं। तो जो दूसरा बड़ा कस्बा है इस विधानसभा का मांगरोल, यहाँ पर मांगरोल और जिला मुख्यालय बारां की कनेक्टिविटी का जो रोड है वो रोड पूरी तरह से नष्ट नाबूद हो चुका है। दूसरी ओर देखा जाए तो सीसवाली भी इसका बड़ा कस्बा है, जहां पर भी लोगों के हालात खराब है। हर वर्ष वहां से नदी गुजर रही है और बाढ़ आती है, इसके चलते लोग परेशान होते हैं। इन सभी मुद्दों को लेकर और जो विकास के मुद्दे, इन सभी मुद्दों को लेकर यहाँ की जनता मतदान करेगी। बहुत शुक्रिया ब्रजेश, तमाम जानकारी साझा करने के लिए।